हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब चैप्टर 2 का पार्ट 2 का MCQ करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मांग एवं मांग की लोच से जुड़े हुए हम लोग MCQ को हम यहाँ पे करेंगे। ये NCERT का चैप्टर 2 है, उसी के डिमांड पार्ट को, डिमांड यानी पार्ट 2 को हम लोग MCQ के रूप में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो इसका सब्जेक्टिव हमने पढ़ा था, आज हम सब इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट को कवर करेंगे। तो आते हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित में से मांग को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है? मांग को प्रभावित करने वाले यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कारक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कौन कौन से कारक है। तो उपभोक्ता की पसंद बिल्कुल है, उपभोक्ता की जो पसंद है वो भी मांग को प्रभावित करता है। आय में परिवर्तन, ये भी होगा। वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा कि मांग को प्रभावित करने वाले ये तीनों कारक हैं। नेक्स्ट है कि मांग का नियम है। यहां पे पूछा जा रहा है कि मांग का नियम है क्या? तो मांग का नियम है कि कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध होता है। कीमत और मात्रा में क्या होता है? मांग का नियम हमें बताता है कि कीमत और मात्रा में क्या होता है? एक दूसरे का विपरीत संबंध होता है। गुणात्मक संबंध भी आपको हम देखने को मिला होगा, आप सब्जेक्टिव पार्ट में पढ़िएगा तो वहां पे आपको गुणात्मक संबंध भी देखने को मिला है मांग और कीमत के बीच। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आय बढ़ने पे उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? जब हमारी आय बढ़ जाएगी, हमने पहले ही बताया है कि जब हमारी आय बढ़ जाएगी तो हम घटिया वस्तुओं को खरीदेंगे नहीं। हमारे पास जब अच्छी आय रहेगी तो हम लोग अच्छी वस्तुओं को खरीदेंगे। इसका मतलब हो गया कि गिफिन का मतलब होता है घटिया वस्तुएं, यानी घटिया वस्तुओं की मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कब? जब हमारी आय इनकम बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। समान वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता और जब आय बढ़ता है तो हम लोग विलासिता वस्तुएं यानी महंगी वस्तुएं खरीदना भी शुरू कर देते हैं। मांग में संकुचन कब होगा? कब होगा मांग में संकुचन? जब कीमत बढ़ जाएगी और हमारा मांग घट जाएगा। जब हमारी मात्रा घट जाएगी तो कहा गया है कि कीमत बढ़ती है और मांग क्या हो जाएगी? घटती है, तब इसे मांग का संकुचन कहा जाता है। विलासिता वस्तुएं की मांग क्या होगी? तो कहा गया है कि विलासिता वस्तुएं की जो मांग होती है वो अत्यधिक लोचदार होती है। विलासिता वस्तुएं की जो मांग होती है वो अत्यधिक क्या होती है? लोचदार होती है। अत्यधिक क्या होती है? लोचदार होती है। तो ऑप्शन नंबर 5 का ए सही हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पे कार का मांग वक्र घिसक जाता है। अगर पेट्रोल का कीमत बढ़ गया, पेट्रोल कीमत बढ़ गया तो कार का डिमांड कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है वक्र के बारे में बताइए, तब क्या हो जाएगा? तब ये दाएं से बाईं ओर खिसक जाएगा। तब ये दाएं से बाईं ओर क्या होगा? खिसक जाएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? किसके परिवर्तन से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो पसंद और फैशन में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। आय में की परिवर्तन से ये भी होगा कि आय में जब परिवर्तन होगा तब हमारी मांग में परिवर्तन होगा। बिल्कुल सही है, ये होगा, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है नहीं होगा। वस्तु की कीमत में परिवर्तन से हमारी मांग में परिवर्तन होगा, ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा कि क्योंकि तीनों के परिवर्तन से हमारी मांग क्या होगी? परिवर्तित होगी। मांग वक्र का समांतर ढाल होता है। मांग वक्र का ढाल यहाँ पे पूछा जा रहा है और एक वर्ड जरूर यहाँ पे दीजिएगा ध्यान, समांतर। क्योंकि मांग वक्र बाएं से दाएं भी जाता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर भी जाता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर भी जाता है। वाई एक्स के समानांतर बताए हैं, एक्स एक्स के समानांतर ये भी आपको हमने बताया है सब्जेक्टिव पार्ट में। अभी तक भी आपने हमारा सब्जेक्टिव पार्ट नहीं देखा है डिमांड का चैप्टर का, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा ताकि ये सारे चीज़ आपको समझ में आ जाए यहाँ पर। तो ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, समानता। तो समानता जो ढाल होती है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर होगी, याद रखिएगा, क्योंकि समांतर ढाल पूछा जा रहा है।
निम्नलिखित में से कौन इकाई से कम मांग की लोच को व्यक्त करता है? इकाई से कम रहेगा, मांग की लोच इकाई से कम होगा। हमने बताया था कि मांग की लोच जो है वो इकाई से क्या होगा, कम होगा, तो वो बेलोच कहलाएगा, यानी बेलोच होगा। और यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे वस्तुएं दे रही है कि कौन सी वस्तुएं, तो आवश्यक वस्तुएं जो होती है वो क्या होती है, बेलोच होती है। आवश्यक वस्तुएं क्या होती है, बेलोच होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि कीमत में बिना परिवर्तन के मांग में भारी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन मांग में भारी परिवर्तन है, उसे पूर्ण लोचदार मांग कहा जाता है। उसे कौन सी मांग कही जाती है? उसे पूर्ण लोचदार मांग कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 11 नंबर है एक ऋजु रेखा मांग वक्र, यानी सीधी रेखा मांग के मध्य बिंदु पर लोच मांग की लोच होगी। याद रखिएगा, मध्य बिंदु पर जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है, 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। उसे हम लोग इकाई होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि वस्तु की कीमत गिरने से वस्तु की मांग बढ़ती है, वस्तु की कीमत गिर गया, उसकी मांग क्या हो गई, बढ़ गई। दोनों वस्तुएं किस प्रकार है, दोनों वस्तुएं किस प्रकार है, तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे की क्या है, पूरक है। दोनों वस्तुएं एक दूसरे की क्या है, पूरक है। कीमत गिरने पे मांग बढ़ती है, पूरक वस्तुएं कहलाती है। व्यय विधि द्वारा एक वस्तु की मांग को बेलोच उस स्थिति में कहा जाता है जब वस्तु की कीमत गिरती है तो इस पर व्यय घट जाता है। वस्तु की कीमत गिरने से व्यय भी क्या होगा, घट जाएगा। उसे व्यय विधि द्वारा एक वस्तु की मांग को बेलोच स्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 13 का बी सही हो जाएगा। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, एक दूसरे के बदले, हमने बोला था चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया था सब्जेक्टिव पार्ट में, याद रखिएगा चाय और कॉफ़ी के बारे में कि अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो चाय का मांग बढ़ जाएगा, यानी कॉफ़ी के बदले हमने क्या पीना शुरू कर दिया, चाय पीना शुरू कर दिया। तो इस तरह की वस्तुओं को हम लोग स्थापन्य वस्तुएं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। मांग की लोच किस विधि द्वारा किया जाता है? तो मांग की लोच हम लोग 3 विधि द्वारा पढ़ा था, बिंदु रीति, प्रतिशत या अनुपातिक रीति, कुल व्यय रीति। ये तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 15 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत रीति का प्रतिपादन किसने किया था? यह भी आपके सब्जेक्टिव पार्ट में बताया गया है कि प्रतिशत रीति का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो यह फ्लक्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्लक्स को कहा जाता है। जब मांग की लोच 0 के बराबर हो, जब मांग की लोच 0 के बराबर हो तब ये क्या होगा? तो हमने पढ़ा था इकाई से कम होगा, इकाई से कम होगा तो बेलोचदार होगा। याद रखिएगा बेलोचदार होगा। लेकिन बेलोचदार में भी 2 पार्ट पढ़ना है, एक सापेक्ष बेलोचदार और एक पूर्ण बेलोचदार। तो सापेक्ष बेलोचदार क्या होता है? जो इकाई से क्या होगा, कम होगा, इकाई से कम होगा। और 0 के बराबर होगा वो पूर्ण बेलोचदार होगा। वो कौन हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब मांग की लोच 0 के बराबर हो जाएगी तब वो पूर्ण बेलोचदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जब इकाई से कम रहेगा, इकाई से कम रहेगा उसे हम लोग सापेक्ष बेलोचदार कहते हैं, उसे हम लोग सापेक्ष बेलोचदार कहते हैं। जब मांग की लोच अनंत के बराबर हो तो उसे कहा जाता है, जब मांग की लोच इन्फिनाइट के बराबर हो तब उसे क्या कहा जाएगा? तब उसे पूर्ण लोचदार कहा जाएगा, उसे पूर्ण लोचदार कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनंत के बराबर होगा वो पूर्ण लोचदार मांग कहलाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जब मांग की लोच 1 से अधिक हो तो उसे कहते हैं, जब मांग की लोच 1 से अधिक हो, जब मांग की लोच मांग की लोच जो है वो 1 से क्या हो, अधिक होगी, तब वो क्या कहलाएगी? 1 से अधिक होगी तब उसे हम लोग लोचदार कहते हैं। तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोचदार कहेंगे। जब 1 के बराबर हो तो इकाई लोचदार, 1 से अधिक होगी तो लोचदार, 1 से कम होगी तो बेलोचदार। ये सारी जानकारी आपको हमने बताया सब्जेक्टिव पार्ट में, यहाँ भी आप आसानी से समझ लीजिए।
अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच, अनिवार्य वस्तुएं की मांग की लोच क्या होगी? तो ये बेलोचदार होती है। अनिवार्य वस्तुएं की मांग की लोच जो होती है वो हमेशा क्या होती है? बेलोचदार होती है। ऑप्शन नंबर 20 का ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है? कीमत मांग को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है, हमने बताया है सब्जेक्टिव में। आय, बिल्कुल हमारी आय भी प्रभावित करती है। संयुक्त मांग भी प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मांग की लोच से क्या अभिप्राय है, यानी मांग की लोच किसे कहते हैं? आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। तो बोला गया है कि कीमत में परिवर्तन करने के कारण मांग में परिवर्तन को ही मांग की क्या कहते हैं? लोच कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच जनरली 5 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। कौन सा? तो सापेक्ष लोचदार, सापेक्ष बेलोचदार, इकाई लोचदार और पूर्ण बेलोचदार और पूर्ण लोचदार। ये पांचों प्रकार आपको हमने सब्जेक्टिव पार्ट में बताया है। आप जाकर के सब्जेक्टिव वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा और तब जाकर हमारे एमसीक्यू को कवर कीजिएगा। सारे प्रश्न 25 के 25 प्रश्न आप आसानी से लगा सकते हैं और इससे ज़्यादा बाहर आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कि कुल व्यय रीति का प्रतिपादन किसने किया था? कुल व्यय रीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? यह मार्शल के द्वारा किया गया था। मार्शल ने कुल व्यय रीति का प्रतिपादन किया था। लास्ट प्रश्न है कि कुल व्यय बराबर होता है, कुल व्यय बराबर क्या होता है? तो कुल व्यय बराबर होता है कीमत इंटू मांग। ये देखिए मल्टीपल का साइन है। कीमत को जब मांग से मल्टीपल कर दिया जाता है तब हम लोग वहां पे कुल व्यय निकाल लेते हैं। कुल व्यय का फॉर्मूला होता है कीमत गुना मांग। तो ये हमारे 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे जो डिमांड चैप्टर से था। इससे जुड़े हुए और भी जो आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो आपके सब्जेक्टिव पार्ट में बताए गए हैं। तो आप हमारा सब्जेक्टिव पार्ट जरूर एक बार जाकर देखिएगा, वहाँ बहुत आसानी से किस तरह से आप उसके न्यूमेरिकल को भी कवर कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 में मिलेंगे। धन्यवाद।